हाँ जी, अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं चार्ज को देखते हैं। देखिए, चार्ज को बताने के लिए ओवरऑल 3 वैज्ञानिकों का योगदान है। एक वैज्ञानिक थे मेरे पास थेल्स, जिसने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया। दूसरे थे मेरे पास गिलबर्ट, जिन्होंने चार्ज के बारे में बताया कि ऐसा होता क्या है। तीसरे वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, जिन्होंने चार्ज के प्रकार के बारे में बताया। फ्रैंकलिन के चार्ज का प्रकार क्या होता है। फ्रैंकलिन क्या आएगा यहाँ पर, फ्रैंकलिन थे, जिन्होंने चार्ज के प्रकार के बारे में बताया कि चार्ज का प्रकार क्या था। थेल्स ने सबसे पहले देखा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता था तो एक वस्तु पर कुछ ऐसे प्रॉपर्टी आ जाती थी कि वह छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाती थी। छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करने लग जाती थी, आकर्षित। ये किसने देखा था, थेल्स ने। थेल्स के समय न होते हुए मैं चीज़ों को शॉर्टकट बता रहा हूँ, केवल ध्यान करना। थेल्स के बाद आए गिलबर्ट ने इन चीज़ों को देखा। गिलबर्ट ने बताया जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं और उस वस्तु को बोला जाता है जिस पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कि ये वस्तु आवेशित हो गई। तो इसलिए वो वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने लग जाती है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं बताऊं तो यहाँ से गिलबर्ट की बात से हमें पता चलता था कि चार्ज बेसिकली और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनों का आ जाना चार्ज कहलाता है। क्योंकि गिलबर्ट ने बताया था अपने डिस्क्रिप्शन में कि जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर यदि इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि उस वस्तु पर क्या आ गया, आवेश, चार्ज आ गया। इसलिए जो गिलबर्ट ने बताया था उसी डेफिनेशन के आधार पर बोल दिया जाता है कि चार्ज और कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनों का किसी वस्तु पर आ जाना क्या कहलाता है, चार्ज। फ्रैंकलिन ने बताया फिर चार्ज के प्रकार। 3 वैज्ञानिकों का योगदान था चार्ज में। फ्रैंकलिन ने बताया चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये कहाँ से बताया, ये प्रयोगों के द्वारा बताया। जब गिलबर्ट को प्रॉब्लम आ रही थी, गिलबर्ट ने क्या किया, 2 रॉडों को लिया। जैसे मैं मान के चलता हूँ 2 ये मेरे पास मार्कर हैं, रेड मार्कर्स और ब्लैक मार्कर्स। गिलबर्ट ने क्या किया, इन दोनों मार्कर्स को इस तरीके से मान के चलता है, ऐसा किया कि 2 मार्कर्स को लिया और दोनों मार्करों को ऊन से रगड़ा और इस तरीके से लटका दिया। जब लटकाया तो देखा कि ये दोनों मार्कर एक दूसरे को पीछे की तरफ भगा रहे थे, एक दूसरे में तो धक्का दे रहे थे। इस चीज को बता नहीं पाए गिलबर्ट कि ऐसा क्यों हो रहा था। फिर गिलबर्ट ने क्या किया, एक मार्कर को तो ऊन से रगड़ा और एक मार्कर को मान लीजिए किसी और चीज से रगड़ा, रेशम से रगड़ा। अब इन दोनों को पास पास लेके इनको फ्री फॉलिंग कंडीशन में टांगा तो अब क्या कर रहे थे, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए गिलबर्ट। इस चीज को पढ़ा फ्रैंकलिन ने और फ्रैंकलिन ने इस चीज को पढ़ने के बाद ये डिस्कशन निकाला कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बहुत सारी चीज़ें बताई फ्रैंकलिन ने। उन सारी चीज़ों को जैसे ही मैं चार्ज ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ूंगा तब बताऊंगा। अब मैं बताता हूं आप लोगों के लिए चार्ज क्या होता है। इन 3 साइस्टोन और चार्ज के बारे में बेसिकली बताया मैंने, कम आपको शॉर्ट रूप में बताया क्योंकि समय नहीं है हमारे पास इसलिए। अब चार्ज बेसिकली होता क्या है, अर्थ हमें करना है क्वेश्चन। पहले भी मैं बताया था कि फिजिक्स में जो हमारा टारगेट है वो है क्वेश्चंस को करना। तो बेसिकली चार्ज और कुछ नहीं, कॉम्बिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का जो संगठन होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है मेरे पास, चार्ज। चार्ज इज बेसिकली इज नथिंग, चार्ज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यदि मैं मान के चलूँ एक वस्तु है मेरे पास A और एक वस्तु है मेरे पास B, इन दोनों वस्तुओं को आपस में फ्रिक्शन किया जाए, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए और रगड़ने के बाद A से B पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स चार्ज। उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है, चार्ज। जैसे A वस्तु है और A से निकलकर B पर n इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, n। तो इस पर चार्ज क्या होगा वो कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि चार्ज के जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं। क्या फॉर्मूला आता है, क्या सारी चीजें आती हैं वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस की से। यदि दोनों को रगड़ा जाए तो इससे n इलेक्ट्रॉन्स चले गए। n इलेक्ट्रॉन्स जाने का मतलब है पहले एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, n इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो अब मैं बताऊं उस पर कितना चार्ज आ गया, तो इस पर चार्ज जो आएगा कितना आएगा, पहले कितना इलेक्ट्रॉन गया, पहले गया 1 इलेक्ट्रॉन A से B पर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 10। इस तरीके से यदि इसको कैलकुलेट किया जाए तो इसको क्या बोल देंगे, Q बराबर N। कैसे बोलेंगे Q बराबर N? अब बताते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास मैंने A से B को 5 के 5 रुपये दिए, तो 1 5 रुपया दे दिया, दोबारा में 5 रुपये दे दिया, 3 बार 5 के 5 रुपये दिए, तो 1 2 3 4 और 5 रुपये 5 बार दिए मैंने A से B को। तो आप लोग कैसे निकालोगे, या तो इन 5 को जोड़ दो तो कितना निकल के आएगा 25, या आप लोग कैसे करोगे कि ये 5 के कितने, 1 2 3 4 5,
तो ये 5 है, और एक कितना है, एक की वैल्यू कितनी है 5, तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो 25। एग्जाम्पल के लिए एक और, एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट को 2 टॉफ़ी देनी है, तो आप लोग कैसे निकालोगे, या तो दो एक स्टूडेंट को 2 टॉफ़ी दे दी, 2 को दे दी, 3 को दे दी, इसी तरीके से 25 को, या तो आप 2 को 25 बार जोड़ लीजिए, या क्या करोगे, कितने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं 25 को, तो 25 लिखिए, कितनी टॉफ़ी दे रहे हैं 2, तो उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए। ऐसा ही तो हो रहा है, हम ए से बी को क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज दे रहे हैं, पहला एक इलेक्ट्रॉन चार्ज दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, इस तरीके से कितना चार्ज दिया n इलेक्ट्रॉन, तो जो चार्ज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा n। टोटल चार्ज कितना दे रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने जा रहे हैं n, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है e, तो टोटल चार्ज क्या निकल के आएगा q बराबर n e। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्या इसके यूनिट वगैरह हैं, सारी चीज़ें नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। देखिए इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और फॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चार्ज को पढ़ाएंगे। अभी मैंने बताया था ओवरऑल चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो क्या बोल देते हैं, तो दूसरी वस्तु पर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, चार्ज। इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था Q बराबर NE। ये क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला, जहाँ Q होता है चार्ज, N होती है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁻19, वो भी नेगेटिव में, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो E की वैल्यू तो हर जगह फिक्स है, E की वैल्यू आपको हर जगह यही लेनी है, -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था कूलम, क्या नाम था, कूलम, इंग्लिश में कूलम। और इसीलिए चार्ज को डिफाइन जो किया था वो वैज्ञानिक कूलम ने डिफाइन किया था, इसलिए वैज्ञानिक कूलम ने चार्ज का जो मात्रक अपने ही नाम पर दे दिया था। तो चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स कूलम। तो ये वैज्ञानिक किसने, कूलम ने अपने नाम पर ही दे दिया था। तो ये चार्ज का एसआई मात्रक होता है, मैं डिस्कशन करूंगा मात्रक को, लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस वगैरह करा दूं, चार्ज से कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। तो ओवरऑल चार्ज से कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल 2 तरीके के क्वेश्चन, Q बराबर NE से। कैसे, आपको पता है E की वैल्यू तो फिक्स है, E की वैल्यू से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं क्योंकि फिक्स है। तो क्या आ सकता है, आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दे सकता है, चार्ज पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको N दे देगा और आपसे Q पूछ लेगा, पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको चार्ज दे देगा, चार्ज आपको गिवन होगा और आपसे पूछ सकता है N, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। ये 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़े कोई 2 और क्वेश्चन नहीं बन सकते। संपूर्ण फिजिक्स में Q बराबर NE अगर इस फॉर्मूले से बात की जाए, ये चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल और केवल 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से 2 क्वेश्चन बनेंगे। चार्ज क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स का जाना। अभी एक्सप्लेन करेंगे, लास्ट में करेंगे, पर एक छोटा सा एक क्वेश्चन करा दूं। जैसे मैंने बोला कोई वस्तु A है मेरे पास और एक वस्तु है मेरे पास B, इन दोनों वस्तुओं को पहले आपस में रगड़ा और रगड़ने के बाद एक दूसरे को, रगड़ने के बाद मतलब रबिंग किया। फर्स्ट वी रब्ड दिस काइंड्स ऑफ वस्तु, ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B। आफ्टर रबिंग वी हैव एस्टैब्लिश्ड बोथ द ऑब्जेक्ट इन अ सेपरेट डिस्टेंस, object A and object B, and we let that from object A to object B there are 7 electrons come, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए ऑब्जेक्ट ए से बी पर। तो हमसे पूछ लिया व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी पर चार्ज क्या होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं कि नहीं। चार्ज निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर NE। तो N क्या है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ए से बी पर कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 7। तो N की वैल्यू क्या दे रखी है, 7। सर आपको E की वैल्यू पता है क्या होती है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 नेगेटिव में। तो आप क्यों निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, कितनी दे रखी है, 7 थोड़ा 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 इतने कूलम आएगा, चार्ज मल्टीप्लाई कर लेना, डायरेक्ट आंसर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं इससे और आगे। इसलिए इतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा है नहीं है। एफर्ट हम कोशिश कर रहे हैं पूरा डालने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है समय के साथ साथ। तो चीज़ों को बड़ा ही शॉर्ट रूप से पढ़ रहे हैं हम लोग, आप लोग एकदम समझने की कोशिश करना बड़ी अच्छी तरीके से।
देखिए हमने पहले लेक्चर में, मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ाया था मैंने। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन क्या होते हैं फर्स्ट पार्ट में, चार्ज के फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, और फोर्थ में पढ़ा था हमने अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और फिर उसके बाद हमने 5 में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, बेसिकली चार्ज क्या होता है, Q बराबर N कैसे निकलता है, किससे कॉम्बिनेशन से बनता है, इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने फर्स्ट पार्ट में। ये 5 पॉइंट पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट है चार्ज का। इस सेकंड पार्ट में चार्ज के में हम कुछ अच्छी चीज़ों को डिस्कशन करने वाले हैं। तो व्हाट इज द ब्यूटीफुल एंड good things related from the charge we are going to be discussing in this session, so please make a patience and focus on the board। तो इस चीज़ में बताऊं मैं, तो हमने चार्ज में पहला पॉइंट क्या किया, केवल चार्ज ही किया है। पॉइंट नंबर 2 चार्ज का, पॉइंट नंबर 2 में अगर मैं बात करूं चार्ज में, तो सबसे पहला पॉइंट, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी कैसी है चार्ज। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है माय डियर फ्रेंड्स। स्केलर का मतलब है इसमें नो डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन नहीं हो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। दूसरी चीज़, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो चार्ज की यूनिट जिसको मात्रक बोलते हैं हम लोग, मात्रक, चार्ज की यूनिट क्या है। चार्ज को जो डिफाइन किया था तो वैज्ञानिक कूलाम ने डिफाइन किया था। उन्होंने बोला था कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, चार्ज। तो चार्ज की जो यूनिट है वो वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर आई। ऐसा ही यूनिट जो चार्ज की होती है वो होती है माय डियर फ्रेंड्स कूलाम, जिसको C से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कूलम। अब थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करूँ, ये तो SI यूनिट हो गई। अगर MKS यूनिट की अगर मैं बात करूँ, तो MKS यूनिट अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। करंट बराबर होता है I बराबर Q/T। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो Q बराबर निकलता है मेरे पास I/T। अगर बात की जाए QI बराबर होता है Q/T। अगर यहाँ से Q की बात करूँ तो Q बराबर निकलता है IT। करंट को जो डिफाइन किया था वैज्ञानिक एम्पियर ने डिफाइन किया था, तो इसका एक और मात्रक निकल आता है करंट के अकॉर्डिंग। I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका एक और मात्रक निकल आता है एम्पियर सेकंड। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस एम्पियर सेकंड को वो सेकंड में ना देकर एम्पियर इंटू आवर, जिसको घंटा बोलते हैं हम लोग, उसमें दे देता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग, कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिए CGS मात्रक क्या होता है। CGS मात्रक होता है इसका स्टैट कूलम, इसका CGS मात्रक होता है स्टैट कूलम। इसकी अगर डायमेंशन की बात करूं मैं, डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन यहाँ से निकलती है। देखिए I बराबर वही क्या होता है Q/T। तो यहाँ से Q बराबर क्या होता है I/T। I क्या है, I एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक मूल राशि होती है, और I एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है I करंट। और फंडामेंटल क्वांटिटी का इस I का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो I की जो विमा होती है वो होती है A, और समय की विमा होती है T। तो यहाँ से निकालते हैं हम हमारे पास चार्ज की विमा। तो देखिए इसका मात्रक निकल के आता है। विमा निकालने के लिए आपको मात्रक का पता होना जरूरी है। तो Q बराबर IT, इसका मात्रक निकल के आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड चार्ज का। एम्पियर की विमा होती है A, समय की विमा होती है T। तो यहाँ से अगर मैं चार्ज की विमा की बात करूँ तो चार्ज की विमा निकल के आती है A/T। कोई डाउट यहाँ तक हो तो बता देना कमेंट में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था चार्ज का पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में तो हमने यही समझा चार्ज क्या होता है। सेकंड पॉइंट में हमने समझा चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट की बात करूँ, ऐसा यूनिट कूलम, क्योंकि वैज्ञानिक कूलम ने इसको डिफाइन किया था। साइंटिस्ट कूलम हैज़ बीन डिफाइंड इट, व्हाट इज द चार्ज। So he gave the unit of charge on its name. The name of the unit of charge is coulomb. The MKS unit of charge is ampere second, and also we say that it is also be called as a SI unit because here we use ampere. Ampere is the name of the scientist. CGS unit of the charge is stat coulomb. The dimension of charge is AT. Any kind of doubt you will comment. ओके एंड द सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं, इसको नोट कर लेना, मैं साइड में हट रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। हाँ जी, तो इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं, पहला पॉइंट देखा हमने चार्ज के अंदर कि चार्ज के मात्रक विमा क्या होती है, यूनिट एंड डायमेंशन। एंड द सेकेंड पॉइंट इन द चार्ज, सेकेंड पॉइंट जो है मेरे पास चार्ज के अंदर वो है सेकेंड पॉइंट चार्ज, सॉरी थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में तो चार्ज ही क्या होता है, सेकंड पॉइंट में मेरे पास यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती है। थर्ड पॉइंट में टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ चार्ज
क्या क्या होते हैं इसके बारे में, टाइप्स के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? फ्रैंकलिन। क्या नाम था? फ्रैंकलिन। इन्होंने ही बताया था टाइप्स के बारे में। एक छोटी सी कहानी बताई थी सर, मैंने आपको शुरुआत में बताई है बहुत ही शॉर्ट रूप में। तो फ्रैंकलिन ने बताया था, फ्रैंकलिन ने बोला था, फ्रैंकलिन एक्सप्लेन दैट चार्ज हैज़ अ 2 टाइप्स। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है मेरे पास नेगेटिव चार्ज। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज से मेरा मतलब होता है, तो यदि कोई देखिए चार्ज से मतलब क्या होता है? चार्ज से मतलब होता है एक वस्तु में से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाने को क्या बोल देते हैं? उस वस्तु पर क्या चला गया? चार्ज चला गया, उसी को तो बोलते हैं हम लोग चार्ज। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या चले जाए? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? एक छोटी सी चीज़ को आप लोग यहाँ समझ लेंगे इस जगह पर। समय न कम होने की वजह से पहले एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं। कोई भी यदि बॉडी होती है, उस बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यदि इस बॉडी में से प्रोटॉन्स पे होता है पॉजिटिव आवेश, कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव में लिखते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव आवेश। क्योंकि नंबर बराबर होते हैं तो प्रत्येक वस्तु पर पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश बराबर होता है। तो उस पर जो टोटल आवेश होता है ना, किसी बॉडी पर टोटल चार्ज, वो क्या होता है मेरे पास? 0। इसलिए उस वस्तु को बोलता है न्यूट्रल वस्तु या उदासीन वस्तु। इस चीज़ को समझिए। जैसे ही इसको दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या फिर किसी भी सिस्टम द्वारा इसमें से यदि इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को अब क्या कर लिया? निकाल लिया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जैसे ही ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में, तो हम बोल देते हैं कि वस्तु पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन होता क्या है, और जिस वस्तु पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर रगड़ा जिस वस्तु पर पहुँच जाते हैं, तो उस वस्तु पर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो उस वस्तु पर बोल देते हैं कैसा आवेश आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? बेसिकली पॉजिटिव चार्ज का जो मतलब होता है वो होता है वस्तु पर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाना। नंबर्स ऑफ द प्रोटॉन्स मस्ट बी हाई ऑन द ऑब्जेक्ट। प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो जाना? ज़्यादा हो जाना। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाना? कम हो जाना। इसका मतलब होता है वस्तु पर कैसा आवेश आ गया? पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज की अगर बात करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसी हो जाए? ज़्यादा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हो जाए? वस्तु पर कम, मतलब कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ। इस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, मतलब कि प्रोटॉन्स बचे रह जाते हैं एक्स्ट्रा मात्रा में। तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से अगर आप डायग्राम भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। Np इज ग्रेटर देन Ne, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यदि दो वस्तुओं को रगड़ा जाए। तो किसी भी वस्तु पर अगर मैं बात करूँ नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, वैसे मैंने वहाँ लिखा दिया है, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी वस्तु पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट यहाँ तक कैसा भी हो तो बता देना। अब फ्रैंकलिन ने एक और चीज़ बताई कि जो सेम चार्ज होते हैं ना, सेम चार्ज यहाँ पर लिख देता हूँ, सेम चार्ज से मेरा मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपील करते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव ये भी क्या करते हैं? रिपील। लेकिन अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट। अगर नेगेटिव चार्ज से मैं बताऊं, अगर पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेना, उस वस्तु पर प्रोटॉन्स की अधिकता हो जाना। इस कंडीशन में जो मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज में मेजर चार्ज कैरियर जिनकी वो क्या होते हैं? मेरे पास प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। और इन दिस रिगार्ड, इस कंडीशन में मेजर चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होना, इलेक्ट्रॉनों का आ जाना, इसका मतलब है अधिकता, इंक्रीज, ज़्यादा होना, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन्स ज़्यादा होना
इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाना, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाना, निकल जाना, निकल जाना, निकल जाना का बोल जाते हैं मूव अवे, आउट हो जाना, मूव अवे हो जाना, वस्तु से मूव अवे हो जाना इलेक्ट्रॉन्स का, इस पर इलेक्ट्रॉनों का आ जाना। तो ऑब्जेक्ट गॉट द इलेक्ट्रॉन्स, दिस आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं चार्ज से रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव नाउ, इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को, जो कि मेरे पास कौन सा पॉइंट होता है चार्ज से रिलेटेड, फोर्थ पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है चार्ज से रिलेटेड, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम क्या देखने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट में देखिए मैं बताऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ को बताता हूं, कभी कभी पेपर में एक पॉइंट पूछने के लिए आ जाता है, वो पॉइंट है मेरे पास कि 1 कूलम, व्हाट इज 1 कूलम, एक कूलम चार्ज क्या होता है। एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में 1 से 200 नंबर में, तो व्हाट इज 1 कूलम। तो 1 कूलम की हम डेफिनेशन कैसे लिख के आए, कब पेपर में नंबर पूरे मिले, तो उस चीज़ को पॉइंट नंबर 4 में देख लेते हैं चार्ज के में। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो व्हाट इज 1 कूलम, एक कूलम क्या होता है। तो देखिए Q बराबर, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था चार्ज निकालने का, Q बराबर NA। अभी ए के बारे में हमें पता है, ए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁻19 कूलम। अभी हमें पता है क्यू की वैल्यू ये क्या दे रखा है, 1 कूलम इज व्हाट, 1 कूलम इज द वैल्यू ऑफ 1 चार्ज, इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम इज द वैल्यू ऑफ क्यू। तो यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर n, और e की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁻19। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 1/1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁻19, ये माइनस में, ये भी माइनस में। यहाँ से जब n की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आती है -6.25 क्रॉस 10⁻18। अच्छा, इस माइनस को लगाना ना लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बता रही है नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नेगेटिव में थोड़ी नहीं होगी। ये क्या बताती है, तो चार्ज को बताती है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं ए का, न कि ये नेगेटिव यूज़ करना कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो 1 कूलम आवेश जो क्या होता है, एक कूलम आवेश वह आवेश होता है जिसके द्वारा 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पैदा किए जा सकते हैं। देख सकते हो आप कितना हैवी चार्ज होता है 1 कूलम, क्योंकि एक कूलम आवेश के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन्स पैदा किए जा रहे हैं, 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए जाते हैं एक कूलम के द्वारा। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि व्हाट इज 1 कूलम, तो आप कैसे लिख के आओगे, इंग्लिश वाले सुन लीजिए और हिंदी वाले भी सुन लीजिए। तो आप लिख के आओगे इंग्लिश वाले, 1 कूलम charge is that which created 6.25 cross 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम आवेश वह आवेश है जो कितने इलेक्ट्रॉन्स पैदा करता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को जन्म देता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स पैदा करता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर। ऐसे भी बोल सकते हो 1 कूलम चार्ज इज द चार्ज थ्रू विच फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट देयर आर 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूव। कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं, 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है मेरे पास 1 कूलम आवेश। नेक्स्ट स्लाइड में और चीज़ें पढ़ते हैं चार्ज से रिलेटेड।